स्कोप ऑफ टोटल इनकम। कोई भी असेसी, कोई भी पर्सन जिसने इंडिया में टैक्स देना है, उसका टैक्स डिपेंड करता है कि उसकी टोटल इनकम कितनी है। बाय स्कोप ऑफ टोटल इनकम व्हाट वी मीन इज कि जब हम टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं, इस कैलकुलेशन में वो कौन कौन सी इनकम है जो हमें असेसी के लिए इंक्लूड करनी पड़ेगी। अब टोटल इनकम के लिए सबसे पहली चीज़ जानना ये ज़रूरी है कि वो क्या फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन की इनकम कौन कौन सी इंक्लूड होगी। एक बार आपको फैक्टर्स पता चल गए, फिर आप इन फैक्टर्स को ये देखते हैं कि ये एक रेजिडेंट के ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे और एक नॉन रेजिडेंट के ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे। जब आपको ये पता चल जाता है कि रेजिडेंट के ऊपर कौन से एप्लीकेबल है, नॉन रेजिडेंट के ऊपर कौन से एप्लीकेबल है, उनकी एप्लीकेबिलिटी से आप कैलकुलेट करते हैं कि उसकी इनकम कितनी है। इन सारे फैक्टर्स की इनकम जब आप ऐड करेंगे तो उसकी टोटल इनकम आपको मिल जाएगी। व्हाट आई मीन बाय दिस इज कि फैक्टर्स में क्या हो गया कि भाई आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, आपकी इनकम अक्रू कितनी हो रही है इंडिया में, आपकी इनकम रिसीव कितनी हो रही है इंडिया में। अब जब आपको फैक्टर्स पता चल गए, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल द फैक्टर कुड बी अक्रूवल, इट कुड बी रिसीट। अब अक्रूवल में और रिसीट में एक बार फैक्टर्स आइडिया हो गए, फिर हम देखेंगे क्या नॉन रेजिडेंट के केस में जो इनकम इंडिया के बाहर अक्रू होती है वो टैक्सेबल है या नहीं है। अगर वो नहीं है तो वो यहाँ पे कैलकुलेट नहीं होगी। जो नॉन रेजिडेंट के केस में जो इंडिया में इनकम अक्रू होती है, अगर वो टैक्सेबल है तो वो ऐड हो जाएगी। लेट्स से ये 100 है। इन सबको अप्लाई करने के बाद हमारी जो इनकम आएगी ये टोटल इनकम होगी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो फैक्टर्स कौन से हैं जो इम्पैक्ट करते हैं एक रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट की टोटल इनकम को। द इंसिडेंस ऑफ टैक्स, मतलब एक पर्सन के ऊपर जो टैक्स इंसिडेंस आएगा, मतलब टैक्स कितना लगेगा उसके ऊपर ऑन एनी पर्सन। एनी पर्सन मतलब क्या हो गया, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो। अब इसके ऊपर टैक्स का इंसिडेंट क्या होगा डिपेंड्स ऑन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस। यानी सबसे पहली चीज जिसके ऊपर टैक्स इंसिडेंट डिपेंड करता है वो क्या है, एक पर्सन का रेजिडेंशियल इंटरेस्ट। इज ही अ टैक्स रेजिडेंट ऑफ इंडिया और इज ही अ नॉन रेजिडेंट फॉर इंडियन टैक्स पर्पस। ये कैसे डिसाइड करते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग पुराने वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आपका डिपेंड करता है कि आप पर्सन की कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। जिस कैटेगरी में फॉल करते हैं उसके अलग अलग रूल्स हैं ये डिसाइड करने के लिए कि आप रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। एक बार आपने ये रूल्स अप्लाई करके ये डिसाइड कर लिया कि आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, देन what does the next step stands? The next step is the scope of total income of an assessee depends upon the following considerations. What are the considerations? First is obviously the residential status. Within residential status, you have resident, you have non-resident. Further, insofar as resident concept is concerned, for individual and HUF, you have resident and ordinary resident and resident and not ordinary resident. Once you do these classifications, then the next step that you need to do is what is the place of accrual or receipt of income. मतलब जो इनकम एक रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट को मिल रही है वो इंडिया में अक्रू हो रही है या आउटसाइड इंडिया अक्रू हो रही है, इंडिया में रिसीव हो रही है या इंडिया के बाहर रिसीव हो रही है, चाहे वो एक्चुअल अक्रूवल हो चाहे वो डीम्ड अक्रूवल हो। अब ये डीम्ड अक्रूवल का जो कॉन्सेप्ट है ये नॉन रेजिडेंट के केस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जनरली जो इनकम अक्रू होती है या अराइज होती है इंडिया में या रिसीव होती है इंडिया में, वो इंडिया में टैक्सेबल होती है। लेकिन एक डीमिंग फिक्शन इनकम टैक्स में है जिसमें एक नॉन रेजिडेंट को कुछ इनकम अगर इंडिया के बाहर भी अक्रू हो रही है उसको वो डीम कर लेते हैं कि वो इंडिया में अक्रू हो रही है।
मान लीजिए एक नॉन रेजिडेंट ने यूएसए में कोई टेक्निकल सर्विसेज के ऊपर काम किया, एक डिज़ाइन बनाया उसने। वो डिज़ाइन उसने एक इंडियन कंपनी को दिया, जो इंडियन कंपनी ने अपना एक प्रोजेक्ट मान लीजिए जो वो यहाँ पे बना रहे थे उसमें उन्होंने यूज़ किया। अब काम बाहर हुआ तो आइडियली इनकम अक्रू बाहर ही होगी, लेकिन इस डीमिंग फिक्शन की वजह से क्या होता है कि लॉ यानी इनकम टैक्स एक्ट ये ट्रीट करती है कि ये इनकम जो है इंडिया में अक्रू हो रही है। इवन दो इसके ऊपर काम बाहर हुआ, एक्चुअल अक्रूवल बाहर है, बट एक डीमिंग फिक्शन क्रिएट किया गया कि इस सिचुएशन में ये इंडिया में अक्रू हो गई। हम लोग इस चीज़ को काफ़ी डिटेल में देखेंगे, बट अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि इनकम अक्रू हो सकती है या रिसीव हो सकती है। डीम्ड का कॉन्सेप्ट जो है वो अक्रूवल के केस में काफ़ी रेलेवेंट है। कुछ इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया भी होती है, अगेन वी आर गोइंग टू सी दैट। द थर्ड फैक्टर इज द पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ अक्रूवल, किस टाइम पे इनकम अक्रू होगी। रिसीट ऑफ इनकम, किस टाइम पे इनकम रिसीव हुई है, बाय और ऑन बिहाफ ऑफ असेसी। नाउ इस लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक चीज एग्जाम्पल देता हूं। व्हेन वी टॉक अबाउट रिसीट ऑफ इनकम, सपोज एक एनआरआई है, उसने कुछ बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया इंडिया के, जो इंटरेस्ट इनकम थी वो क्या हुआ, उसके एक इंडियन बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गई, तो वो तो सीधा केस हो गया कि इट इज रिसीव्ड इन इंडिया, राइट। सेम एनआरआई की एक प्रॉपर्टी थी, हाउस प्रॉपर्टी, जो इंडिया के बाहर थी, लेट्स से यूके में। इसने वो बेच दी और इसका जो पैसा इसको मिला, द मनी दैट ही रिसीव्ड फॉर द सेल ऑफ दिस प्रॉपर्टी वाज क्रेडिटेड टू हिज बैंक अकाउंट आउटसाइड इंडिया। तो जो इंडिया के बाहर बैंक था उसमें पैसा आ गया, बट उसने उसके बाद वो पैसा उठा के एक इंडिया के बैंक में ट्रांसफर कर दिया। अब इनकम रिसीव बाहर हुई और इंडिया में भी हुई, पहले बाहर हुई इंडिया में, बाद में उसके बाद रिसीव हुई। इशू ये है कि ये कहाँ पे हम देखेंगे कि रिसीट ऑफ इनकम कहाँ है। इसके ऊपर अगेन वी विल डिस्कस इन डिटेल, बट जो जनरल रूल है वो ये है कि रिसीट मीन्स द फर्स्ट रिसीट ऑफ इनकम। बॉन्ड्स के केस में पहले पैसा इंडिया में मिला, उसके बाद इंडिया के बाहर आप जब इसको भेजते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन, नॉट रिसीट। प्रॉपर्टी के केस में पैसा पहले बाहर मिला, बाद में इंडिया में आया, इसको हम रिसीट इसको बोलते हैं, ट्रांसमिशन इसको बोलते हैं, राइट। ये सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि इनकम में क्या इंक्लूड करेंगे आप, एक रेजिडेंट की या नॉन रेजिडेंट की। अभी तो मैंने आपको एक ये फैक्टर जनरल लेवल पे बताया है, अब ये फैक्टर रेजिडेंट पे कैसे अप्लाई करते हैं और नॉन रेजिडेंट पे कैसे अप्लाई करते हैं, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी नाउ। So the relevant factors to determine the scope of total income are residential status. If you are a resident, some income are taxable in your hand. If you are a non-resident, a different set of income is taxable in your hand. जनरली इंडिया में ये है कि अगर आपका रेजिडेंशियल स्टेटस टैक्स रेजिडेंट है आप इंडिया के, तो आपकी ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है। नॉन रेजिडेंट के केस में जनरल रूल ये है कि जो इंडिया के बाहर इनकम अक्रू होती है वो होती हैं। कुछ डीम्ड अक्रूवल के प्रोविजन है जो हम डिस्कस करेंगे। प्लेस ऑफ अक्रूवल और रिसीट ऑफ इनकम, इन द पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ अक्रूवल और रिसीट ऑफ इनकम। तो अगर हम सबसे पहले ये देखें कि एक नॉन रेजिडेंट के केस में इनकम में क्या क्या इंक्लूड होगा, वो सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 में दिया है। As per section 5 subsection 2, income of non-resident includes income received in India in the previous year. अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2016 की, जो इस पीरियड में इंडिया में इनकम रिसीव करी है नॉन रेजिडेंट में, इस फाइनेंशियल में रिसीव करी है और इंडिया में रिसीव करी है, इंडिया में ट्रांसमिशन नहीं हुआ है, रिसीट हुई है, वो इंडिया में टैक्सेबल होगी। इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया,
ये कॉन्सेप्ट हम अभी थोड़ी देर में एक स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी इनकम है जो डीम्ड टू बी रिसीव्ड होती है इंडिया में। इनकम विच अक्रूज और अराइजेज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, आपकी जो भी इनकम इंडिया में अक्रू हुई या जो भी इनकम इंडिया के बाहर नहीं हुई है वो दोनों इंडिया में टैक्सेबल होंगी। इनकम विच इज डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जो डीम्ड अक्रूवल है ये मेनली आपका सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 में कवर्ड है, जो हम काफ़ी डिटेल में देखेंगे। अब नॉन रेजिडेंट के केस में एक पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। आप ये सब प्रोविजंस लगाएंगे, इनकम कैलकुलेट करेंगे नॉन रेजिडेंट की और उसका टोटल इनकम निकाल लेंगे। लेकिन इस टोटल इनकम को कैलकुलेट करने से पहले एक नॉन रेजिडेंट अगर किसी कंट्री का रेजिडेंट है, मान लीजिए आप इंडिया के टैक्स रेजिडेंट नहीं है, आप यूएस के टैक्स रेजिडेंट हैं, अगर अब ये नॉन रेजिडेंट यूएस का टैक्स रेजिडेंट है तो एक डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, एक ट्रीटी जो है इंडिया और यूएस की गवर्नमेंट्स ने आपस में बना रखी है। इस ट्रीटी में क्या है, इस ट्रीटी में ये लिखा हुआ है कि जो इनकम इंडिया में टैक्सेबल है या एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इनकम जो है उनका टैक्सेशन इस पर्सन के हाथ में कैसा होगा। एक जनरल रूल है जो हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, बट आई थिंक यू शुड नो इट इवन एट दिस स्टेज कि एक नॉन रेजिडेंट के लिए अगर इनकम टैक्स एक्ट में कोई प्रोविजन है, दिस इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ ट्रीटी। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब यह है कि अगर इनकम टैक्स एक्ट में कोई इनकम आपकी टैक्सेबल है, आप एक बार ट्रीटी को जाके देख सकते हैं ये देखने के लिए कि क्या ट्रीटी में इस इनकम की टैक्सेबिलिटी है या नहीं। अगर ट्रीटी बोलती है कि ये इनकम टैक्सेबल नहीं है, देन इन दैट केस you can claim exemption on such income. What I mean by this is, suppose let's take two income of the non-resident. मान लीजिए कि 100 वाली जो इनकम है ये एक्ट में टैक्सेबल है, ट्रीटी में टैक्सेबल नहीं है। ट्रीटी में बेनिफिशियल प्रोविजंस हो सकते हैं और इंडिया का लॉ है जो सेक्शन 90 में दिया है कि अ नॉन रेजिडेंट कैन ऑप्ट फॉर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट और ट्रीटी विच एवर आर मोर बेनिफिशियल टू हिम। यानी एक नॉन रेजिडेंट जो है या तो वो एक्ट के प्रोविजंस के लिए ऑप्ट कर सकता है या ट्रीटी के लिए, जो भी उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। सेकेंड इनकम मान लीजिए आपकी एक्ट और ट्रीटी दोनों में टैक्सेबल है, और थर्ड इनकम जो है वो आपकी एक्ट में टैक्सेबल नहीं है, ट्रीटी में टैक्सेबल है। अब अगर आप एक नॉन रेजिडेंट है तो आप क्या करेंगे, आपके पास चॉइस है कि आप इसके प्रोविजन लीजिए या इसके लीजिए जो ज़्यादा बेनिफिशियल है। इस पर्टिकुलर इनकम के लिए एक्ट में टैक्स है, ट्रीटी में नहीं है, तो आपके लिए क्या बेनिफिशियल है, ट्रीटी। तो आप क्या कहेंगे, मैं ट्रीटी में एग्जेम्पशन क्लेम कर रहा हूँ, इसकी इनकम के ऊपर मैं टैक्स नहीं दूंगा। तो मेरी टैक्सेबल इनकम का अगर मैं कॉलम बनाऊँ तो ये ज़ीरो हो गया। ये इनकम दोनों में ही टैक्सेबल है, मेरे पास चॉइस नहीं, मुझे टैक्स देना ही पड़ेगा। इस इनकम में ट्रीटी में टैक्स है लेकिन एक्ट में टैक्स नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा मैं ट्रीटी का प्रोविज़न लेता ही नहीं हूँ, जब ये एक्ट में ही नॉन टैक्सेबल है तो मैं इसके ऊपर टैक्स क्यों दूँ। और मेरी टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, 200। यानी मुझे पैसे 600 रुपये मिले, 600 मिले, बट मेरी टैक्सेबिलिटी सिर्फ 200 की हुई। When you will do examples, you will understand this concept better. But for now, again, even though I am repeating this point, this is the most important point or the underlying basis of international tax. A non-resident can opt for the provision of the Act, Income Tax Act or the treaty, whichever are more beneficial to him. आप कभी भी अगर इवेल्युएट करते हैं कि आपका क्लाइंट है जिसको टैक्स पे करना है या नहीं करना है, आप पहले इनकम टैक्स एक्ट में देखेंगे कि यहाँ प्रोविजन क्या कहते हैं, क्या ये इनकम टैक्सेबल है या नहीं है। अगर वो नहीं है, जैसे इस केस में है, तब तो बात ही खत्म है। लेकिन अगर ये इनकम एक्ट में टैक्सेबल है, फिर मैं ट्रीटी में जाके देखूंगा कि क्या मुझे कोई बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर बेनिफिट मिल रहा है तो मैं ट्रीटी के प्रोविजन ऑप्ट करूंगा।
काफ़ी लोग ये करते हैं कि अगर इनकम एक्ट में टैक्सेबल नहीं है तो वो ट्रीटी पे जाते ही नहीं है। मेरी एडवाइस आपको ये है कि जैसे आप अपना करियर अगर इंटरनेशनल टैक्स में भी बनाते हैं, एक्ट में टैक्सेबिलिटी नहीं हो तो भी एक बार आपको ट्रीटी ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है कि दोनों इनकम टैक्सेबल ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं पे कोई कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट हो जिसमें आपको बेनिफिट मिल सकता है, तो आपको ट्रीटी का प्रोविजन ऑप्ट करना चाहिए। अगर मान लीजिए दोनों में ही टैक्सेबल नहीं है, इन दैट केस अगर यहाँ कुछ कंप्लायंस में या फिर किसी और चीज़ में बेनिफिट मिलता है तो आपको वो ऑप्ट करना चाहिए। इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट ओनली इंक्लूड्स इंडियन इनकम एंड नॉट फॉरेन इनकम। मतलब अगर ये नॉन रेजिडेंट इंडिया के बाहर कुछ काम कर रहा है जिसका इंडिया से कोई रिलेशन नहीं है, वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। इट इज़ ओनली द इंडियन इनकम which will be taxable in India. Now when we talk about Indian income, it will also include income which is deemed to accrue or arise in India during the previous year. Generally ये एक आपके लिए रीडिंग के लिए है, वैसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ। Generally Indian income is always taxable in the hands of the assessee irrespective of his residential status. तो एक असेसी के हाथ में इंडियन इनकम जो है वो हमेशा टैक्स होती है, बट ये मैं आपको सिर्फ एक जनरल रूल बता रहा हूँ। दैट इज इंडियन इनकम इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, सब्जेक्ट टू परमिटेड एक्सेप्शंस। हो सकता है कुछ एक्सेप्शंस हो इसके, लेकिन नॉन रेजिडेंट के केस में अगर एक्ट में टैक्सेबल हो भी जाती है तो भी आप ट्रीटी के प्रोविजन देखेंगे ये डिसाइड करने के लिए कि कोई बेनिफिशियल प्रोविजन तो नहीं है। रेजिडेंट असेसी इज लायबल टू पे टैक्स ऑन ग्लोबल इनकम। मतलब अगर आप टैक्स रेजिडेंट हैं इंडिया के तो आप जनरली ग्लोबल इनकम पे टैक्स देंगे। हाँ, कुछ केसेस में अगर आप इंडिविजुअल और एचयूएफ का देखते हैं, जो अगर रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, वहाँ पे कुछ इनकम में आपको एग्जेम्पशन मिल सकती है, क्योंकि जो RNOR होता है, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है, रेजिडेंट तो वो भी है, लेकिन उसके केस में सारी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। कुछ इनकम ऐसी होती है जिसके लिए आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है। चलिए अब एक दो एग्जांपल देखते हैं, इससे ये पॉइंट और क्लियर हो जाएंगे। मिस्टर अलेक्जेंडर इज अ नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल। ही रिसीव्ड एन इंटरेस्ट इनकम ऑफ ₹2,40,000 इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2016-17. Whether such income is includable in the total income of Mr. Alexander under the IT Act 1961. Definitely अगर उन्होंने कोई इनकम इंडिया में रिसीव की है वो इंडिया में टैक्सेबल होगी, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था। Interest income is received in India during the previous year 2016-17. Any income which is received in India is taxable in the hands of all assessees. जो भी इनकम आपने इंडिया में रिसीव करी है वो जनरली सभी के हाथ में टैक्सेबल होती है। दस इंटरेस्ट इनकम विल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर अलेक्जेंडर फॉर प्रीवियस ईयर 16-17 एंड हेंस टैक्सेबल फॉर असेसमेंट ईयर 17-18। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वो ये कि हमने टैक्सेशन पूछा है IT एक्ट 1961 में, एंड मिस्टर अलेक्जेंडर के पास एक ऑप्शन है कि वो रेलेवेंट ट्रीटी भी देख सकते हैं। हो सकता है ट्रीटी में कोई एग्जेम्पशन हो जिससे ये इनकम इंडिया में टैक्स नहीं हो, बट क्योंकि अभी क्वेश्चन सिर्फ IT एक्ट से रिलेटेड था और IT एक्ट में इनकम रिसीव्ड इन इंडिया इज ऑल्सो टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द नॉन रेजिडेंट, दिस इनकम इज टैक्सेबल। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर गोगो इज अ नॉन रेजिडेंट असेसी। ही रिसीव्ड इंटरेस्ट इनकम ऑफ 55,000 आउटसाइड इंडिया। ही रिसीव्ड इट आउटसाइड इंडिया during the previous year 16-17, but the interest accrued and arose in India. Whether such interest income is includable in the total income of Mr. Gogo. इसमें आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो भी प्रोविजन हमने पीछे डिस्कस किए हैं वो ऑल्टरनेटिव है। ऑल्टरनेटिव से मतलब क्या है, अगर अक्रू हो गई तो टैक्सेबल है, इंडिया में अक्रू हो गई। अगर रिसीव्ड हो गई इंडिया में तो टैक्सेबल है। अब रिसीव हो गई, इट डजेंट मेक अ डिफरेंस कि अक्रूवल कहाँ पर है।
अक्रू हो गई इंडिया में, डजंट मेक अ डिफरेंस कि रिसीट कहाँ पर, राइट? इस केस में रिसीव आउटसाइड इंडिया हुई है बट अक्रू इंडिया में हुई है. इन दैट केस इंटरेस्ट इनकम ऑफ मिस्टर गोगो इज टैक्सेबल इन इंडिया एज इट अक्रूज और अराइजेज इन इंडिया. Receipt of interest income outside India is not relevant when such income accrues or arises in India. Now, what is the meaning of income received or deemed to be received in India? When you say income received or deemed to be received in India during the previous year, first thing to know is it is taxable in the hands of all assessees. चाहे आप रेजिडेंशियल स्टेटस आपका रेजिडेंट का है या नॉन रेजिडेंट का है, चाहे वो अक्रू इंडिया के बाहर हो रही है, डजंट मेक अ डिफरेंस. इफ इट इज रिसीव्ड इन इंडिया और इफ इट इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, देन इट इज टैक्सेबल इन इंडिया. सो द अदर क्वेश्चन विच कम्स अप इज व्हाट डू यू मीन बाय रिसीट. सपोज जैसे मैंने आपसे कहा था, एक बंदा है एक्स, he has a property in UK and he has a bank account both in UK and in India. He sold his property and the funds for the sale were credited to his bank account in the UK. After that, because he wanted some money, so he moved this money from UK to Indian bank account. Okay? The question is, although the money has been received in India, did the income was also received in India? To answer this question, let us read this paragraph. मैंने ये आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, बट फिर एक बारी हम ये पैराग्राफ देते हैं. Receipt of income refers to the first occasion when the recipient gets money under his control. पहली बार आपको पैसे कब मिले. इस एग्जाम्पल में पहली बार मेरे को पैसा रिसीव कब हुआ, यहाँ पर यूके के बैंक अकाउंट में. when the recipient gets the money under his control. जैसे ये पैसा मेरे बैंक में आया, मेरे कंट्रोल में आ गया. अगर मेरे कंट्रोल में ये पैसा नहीं आया होता, मतलब ये प्रॉपर्टी तो बिक गई लेकिन इसका पैसा मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो सेलर के बैंक अकाउंट में ही है, और थोड़े टाइम बाद फिर उसने सेलर ने क्या किया, मुझे इंडिया में रिसीव करवा दिया, देन इट मे बी टैक्सेबल इन इंडिया. बट द फर्स्ट ओकेजन इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल वॉज व्हेन द मनी वॉज रिसीव्ड इन यूके. फॉर अमाउंट रिसीव्ड एज इनकम, रेमिटेंस और ट्रांसमिशन फ्रॉम वन प्लेस और पर्सन टू अनदर does not constitute receipt of income of subsequent recipient or at the place of subsequent receipt. एक बार यहाँ पे पैसा मिल गया, इनकम हो गई, उसके बाद अगर ये आप ट्रांसमिट करते हैं या रेमिट करते हैं, सेकेंड रिसीट जो है वो रेलेवेंट नहीं है ये डिसाइड करने के लिए कि वेदर द इनकम हैज़ बीन रिसीव्ड इन इंडिया और नॉट. हम लोग अभी डीम टू बी रिसीव्ड के बारे में भी देखेंगे. राइट नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट रिसीट. एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल बेसिकली सेम है जो हम लोगों ने डिस्कस किया. मिस्टर शिवा, अ नॉन रेजिडेंट, सोल्ड हिज प्रॉपर्टी इन यूके एंड द प्रोसीड्स वर क्रेडिटेड टू हिज बैंक इन यूके. प्रॉपर्टी बेची यूके में, यूके के बैंक अकाउंट में ही पैसा आ गया. सब्सिक्वेंटली सेल प्रोसीड्स वर ट्रांसफर्ड टू हिज बैंक अकाउंट इन इंडिया. Whether such sale proceeds of property were taxable in India. Like I said, the receipt of income refers to only the first occasion when the recipient gets the money under his control. The first occasion when Mr. Shiva get the money under his control was at the time when such income was transferred to his bank account in UK. Such sale proceeds are not taxable in India as such income is first received outside India. राइट, क्योंकि पहला रिसीट का ओकेजन इंडिया के बाहर का था, जब उसको पैसा इंडिया में मिला तब वो खाली रेमिटेंस था, इसलिए इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा.